मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे और मज़े भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी रीडिंग। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उस सभी लेक्चर को हमने एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ना है। ठीक है, अभी तक हम क्या क्या सीख चुके हैं। अभी तक हम सीख चुके हैं बेसिक बातें अबाउट द रिप्रोडक्शन। उसके बाद हमने फ्लावर स्टार्ट किया, फिर हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, पोलन ग्रेन, फीमेल गैमेटोफाइट इसके बारे में पढ़ा। अब हम बच्चों क्या पढ़ेंगे, अब हम सब कुछ एनसीईआरटी में से रीड करेंगे। हमने जितना भी अब कुछ पढ़ा है, अभी तक पढ़ा है, क्योंकि देखो भाई, नीट का जो मेन पैटर्न है वो एनसीईआरटी है। तो हमें एनसीईआरटी को एक एक लाइन से याद रखना है, एनसीईआरटी की एक एक स्टेटमेंट याद रखनी है वर्ड टू वर्ड, क्योंकि नीट में 98% क्वेश्चन का एनसीईआरटी से आते हैं, सिर्फ 2% क्वेश्चन है जो बाहर से आते हैं। ठीक है, तो बच्चों एनसीईआरटी कम से कम आपको नीट से पहले 4 से 5 बार पढ़ लेनी है, ताकि एनसीईआरटी की जितनी भी लाइंस है, जितनी भी स्टेटमेंट है, वो आपके माइंड में बैठ जाए। ठीक है, और इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा, पूरे एंड तक बने रहिएगा। एंड बच्चों, बिलीव मी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड बाकी जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं उन सबका स्वागत है मेरे छोटे से चैनल पे। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को दबा लो, ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। और हाँ, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक भी दिया है, ग्रुप का लिंक भी दिया है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर ऑल दी नीट क्वेश्चन प्रैक्टिसेस एंड फॉर दी नोट्स। ठीक है, तो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखो बच्चों, अब सबसे पहले पेज पे हमें गिवन है हमारी इस यूनिट के बारे में, कि हमने इस यूनिट में पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले वो देखते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो बायोलॉजी इन एसेंस इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो अगर मैं बायोलॉजी को समराइज करूँ तो बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टोरी ऑफ अ लाइफ, है ना। कि एक मेरे पास जो लाइफ है वो कैसे बनी, है ना। एक पूरी ऑर्गेनिज्म की लाइफ में क्या क्या प्रोसेस हुई, डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट ऑन अर्थ, वो सब हमारे पास क्या आती है, बायोलॉजी। बच्चों देखो, जो वर्ड है ना बायोलॉजी, बायोलॉजी वर्ड मेरे पास दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। ठीक है, एक मेरे पास है बायो, बायो का मतलब क्या होता है भाई, लिविंग और ऑर्गेनिज्म। एंड दूसरा बच्चों मेरे पास क्या है, लोगी, जिसका मतलब क्या होता है, टू स्टडी। तो जब हम डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं और हम डिफरेंट उनकी लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम बच्चों बोल देते हैं बायोलॉजी। ठीक है, अब देखो, while individual organisms die without fail, species continue to live through millions of years unless threatened by natural और anthropogenic extinction। अब जो एक मेरे पास, एक आप सपोज करो मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक ग्रुप है और एक इंडिविजुअल है। तो जो मेरे पास इंडिविजुअल है वो मर जाएगा, पर जो ग्रुप है मेरे पास, उसकी स्पीसीज क्या वैसे की वैसी ही बरकरार रहेगी मिलियन ऑफ ईयर्स तक, जब तक नेचुरल या फिर एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन नहीं हो जाती उसकी। ठीक है, नेचुरल कैसे, इन द सेंस कि उसकी जो स्पीसीज है वो सारी एक साथ मर गई। एंथ्रोपोजेनिक क्या, कोई डिजास्टर हुए, अर्थक्वेक हुआ, सुनामी आई, वोल्केनो इरप्शन हुआ। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास क्या, जब तक नेचर उस स्पीसीज को ख़त्म नहीं करती तब तक पॉपुलेशन में वो स्पीसीज रहती है, पर जो इंडिविजुअल है वो मर जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास अब रोल शुरू होता है बच्चों के इसका रिप्रोडक्शन का, कि जो मेरे पास ग्रुप था उसने अपनी पॉपुलेशन को कैसे बरकरार रखा। तो उसने कैसे रखा बरकरार, उसने रखा बरकरार बाय डूइंग द रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या, मेरे पास एक बहुत वाइटल प्रोसेस है। ठीक है, जिसके बिना जो स्पीसीज है वो मेरे पास सर्वाइव नहीं कर सकती फॉर अ लॉन्ग पीरियड। एंड ईच इंडिविजुअल लीव्स इट्स प्रोजनी बाय एसेक्सुअल और सेक्सुअल मीन्स। एंड जितने भी इंडिविजुअल हैं वो अपनी प्रोजनी यानी कि अपने बच्चों को वो क्या पैदा करते हैं, बाय सेक्सुअल और एसेक्सुअल मीन्स। पर अगर मैं बात करूं इन दोनों की, सेक्सुअल और एसेक्सुअल की, इनमें डिफरेंस क्या आता है। अब देखो बच्चों, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जो मेरे पास सेक्सुअल मोड है रिप्रोडक्शन का, उसमें मेरे को ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलती है। ऐसा क्यों, क्योंकि सेक्सुअल में क्या मेरे पास दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है फीमेल और एक होता है मेल। ठीक है, सो एक होती है फीमेल और एक होता है मेल, और दोनों क्या जब आपस में रिप्रोड्यूस करेंगे, इन दोनों के जीन्स मिक्स होंगे
और मेरे पास क्या जो प्रोजनी बनेगी वो प्रोजनी बनेगी विद वेरिएशंस। तो इसलिए कहा कि हमारे पास सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ज़्यादा वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं और इसीलिए क्या जो इनका सर्वाइवल रेट है वो बढ़ जाता है। ठीक है, सो इस यूनिट में हमने वही पढ़ना है कि मेरे पास रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस क्या क्या है दोनों में, फ्लावर्स में और ह्यूमंस में। उनको हम पढ़ेंगे विद एग्जांपल्स। ठीक है, और इसी के साथ साथ हमने क्या पढ़ना है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और कैसे जो रिप्रोडक्टिव इलनेस है, मतलब जो रिप्रोडक्टिवली डिसीज है, उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हम पढ़ेंगे बच्चों कहाँ, इस यूनिट के अंदर। समझ आई इतनी बात? चलो तो आगे चलते हैं। अब इसमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको नोट करते जाओ अपनी कॉपी में साथ साथ ही। ठीक है, चलिए बच्चों, अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हमारे पास एक साइंटिस्ट का नेम गिवन है, डेट इज पंचनन महेश्वरी। तो आपको इनका नाम याद रखना है, इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन को याद रखना है। तो पंचनन महेश्वरी कौन थे, अब इनके बारे में बात करते हैं। सो पंचनन महेश्वरी का जन्म हुआ 1904 में, कहाँ, इन जयपुर राजस्थान। एंड पंचनन महेश्वरी इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बोटनिस्ट और मोस्ट फेमस बोटनिस्ट बने। ठीक है, और ये क्या अपनी स्टडीज़ के लिए इलाहाबाद मूव हो गए फॉर हिज हायर एजुकेशन, और जहाँ इन्होंने इलाहाबाद से अपनी डीएससी करी। डीएससी का मतलब क्या, डॉक्टरेट ऑफ साइंस। जैसे होता है बीएससी बैचलर ऑफ साइंस, एमएससी मास्टर ऑफ साइंस, वैसे हमारे पास होता है डीएससी डॉक्टर ऑफ साइंस। और बच्चों ये अपने कॉलेज के दिन क्या इंस्पायर हुए थे, किससे इंस्पायर हुए थे, ये इंस्पायर हुए थे डॉक्टर डब्ल्यू डजन, जो कौन थे, एक अमेरिकन मिशनरी टीचर थे, जिनका एम क्या था, जिनका एम था बच्चों के मन में बॉटनी के प्रति इंटरेस्ट को जगाने का। ठीक है, और दूसरी बात, ये किससे इंस्पायर हुए थे, इनके जो टीचर थे ना, उन्होंने इनको एक बात बोली थी, क्या, कि तुम मुझसे भी आगे जाओ ताकि मुझे मेरे बच्चों पे गर्व हो सके। अब जैसे हम हैं, अब मैं भी क्या तुमको पढ़ा रहा हूँ, तो जो बच्चे आगे जाके डॉक्टर बनेंगे, जाके अपना नाम रोशन करेंगे, उनके साथ साथ मेरे को भी उतनी खुशी होगी कि मेरे बच्चे क्या मेरे से आगे बढ़ रहे हैं। तो वो इनके टीचर का बोलना था। हिज टीचर वंस एक्सप्रेस्ड दैट इफ हिज स्टूडेंट प्रोग्रेसेस अहेड ऑफ हिम इट विल गिव हिम अ ग्रेट सेटिस्फैक्शन, कि अगर इनके बच्चे इनसे आगे जाएंगे तो इनको क्या उसी से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी कि मेरे बच्चे मेरे से आगे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस वर्ड से क्या वो इंस्पायर हुए थे, और उन्होंने क्या, उन्होंने सोचा कि मैं अपने टीचर्स को बदले में क्या दूंगा, ये अपने आप को सक्सेसफुल बना के उनको सेटिस्फैक्शन दूंगा। ठीक है, तो ये दो तरीके से इंस्पायर हुए थे, पहले क्या बाय द मिशनरी टीचर, और दूसरा क्या अपने टीचर के इस लाइन से। ठीक है, तो ये दोनों बातें बच्चों याद रखनी है। उसके बाद अब इन्होंने किसके ऊपर काम किया, इन्होंने बच्चों काम किया था ऑन एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट एंड पॉपुलराइज्ड द यूज ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स इन टैक्सोनॉमी। और इन्होंने एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे काम किया था, और जो हमारे पास एम्ब्रियोलॉजिकल टर्म्स आती है, कैरेक्टर्स आते हैं, उसको इन्होंने पॉपुलराइज किया था। इन्होंने साथ में ही बच्चों एस्टेब्लिश किया था क्या, द डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली as an important center of research in embryology and tissue culture। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में इन्होंने क्या डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी को एस्टेब्लिश किया, जो एक इम्पोर्टेंट सेंटर बना था किसका, एम्ब्रियोलॉजी एंड टिश्यू कल्चर के रिसर्च का। He also emphasized the need for initiation of work on artificial culture of immature embryos। और इन्होंने क्या बच्चों एम्फेसाइज भी किया था, मतलब इन्होंने इम्पोर्टेंस बताई थी हमें कि कैसे हमें जो इमैच्योर एम्ब्रियोस है उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है इन दी आर्टिफिशियल कल्चर। इसके कि हमें क्या बेनिफिट मिलेंगे, हम क्या इसका आगे जाकर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने इस चीज़ को भी क्या किया था, एम्फेसाइज किया था। उसके बाद दीज डेज टिश्यू कल्चर हैज़ बिकम अ लैंडमार्क इन साइंस। अब आजकल तो आपको पता है, अब चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, जो हमारे पास बच्चों टिश्यू कल्चर है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस बन चुकी है साइंस की फील्ड में। ठीक है, एंड हिज वर्क ऑन टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन एंड इंट्रा ओवेरियन पोलिनेशन वॉन वर्ल्ड वाइड एक्लेम। और जो बच्चों इनका काम था किसके ऊपर, ऑन अ टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन एंड इंट्रा ओवेरियन पोलिनेशन, इस काम से इन्होंने क्या पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया। ठीक है, पूरी दुनिया में वाह वाह हुई।
तो याद रखना। एंड ही वॉज ऑनर्ड विद द फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी एंड सेवरल अदर इंस्टीट्यूशंस ऑफ एक्सीलेंस। और इसी के साथ साथ बच्चों इनको क्या इनाम मिला, मतलब ये होनर हुए थे किसके साथ? सबसे पहली चीज़ फेलोशिप के साथ। किसकी फेलोशिप? ऑफ द FRS, यानी कि फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। और सेकंड चीज़ क्या? इंडिया में ये होनर हुए थे विद इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी ने इनको क्या वो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, पुरस्कार दिया था। ठीक है। एंड सेवरल अदर इंस्टीट्यूशंस ऑफ एक्सीलेंस, और इसके अलावा भी इनकी और बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं जो इनको मिली थी। He encouraged general education and made a significant contribution to school education by his leadership in bringing out the very first textbook of biology for higher secondary schools published by NCERT in 1964। और इसके बाद ये वो साइंटिस्ट थे जो सबसे पहले हमारे भारत में NCERT की बुक लेके आए थे। ठीक है। तो देखो NCERT की बुक हम जो पढ़ते आ रहे हैं, इन्होंने ही स्टार्ट करी थी। किन्होंने? पंचन महेश्वरी ने। कब करी थी? इन 1964। देखो भाई साहब कितनी पुरानी है। और हमारे NCERT का सिलेबस, ये बुरी बात है हमारे इंडिया की क्या, जो NCERT का सिलेबस है वो उस टाइम से चलता आ रहा है और सेम है, मतलब इसमें चेंजेस तो हुए हैं बट ज़्यादा नहीं हुए। ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हमारा भारत अच्छा बने, सो वी हैव टू बी लुक इनटू द एजुकेशन सिस्टम। ठीक है। और आप भी बच्चों प्रैक्टिकल लाइफ ज़्यादा, मतलब जो हम चीज़ पढ़ते हैं उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करा करो। प्रैक्टिकली अप्लाई करने का मतलब क्या है? ये नहीं कि तुम गलत काम करने लग जाओ भाई, इन दी सेंस कि जैसे तुम बाहर जा रहे हो, कहीं गार्डन में घूमने जा रहे हो, तो वहाँ पेड़ पौधों को देखो, उनकी एनाटॉमी देखो, उनकी मॉर्फोलॉजी देखो, उनको समझो। अब जैसे हम आज पढ़ेंगे, अब हम पढ़ चुके हैं कि पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, एंथर, स्टिग्मा, कार्पल, वो सब क्या होता है हमारे पास, तो उसको जाके देखो प्रैक्टिकल लाइफ में, ताकि तुम्हें उनसे कुछ सीखने को मिले। ठीक है। सो बच्चों याद रखना, ये हमारे पास क्या सबसे पहली टेक्स्ट बुक लेके आए थे, किसके लिए? फॉर हायर सेकेंडरी स्कूल्स, जो किसने करा था? पब्लिश किया था NCERT ने 1964 में। ठीक है। सो अब चलते हैं आगे। अब स्टार्ट करते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 1, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब टोटल हमने क्या इसमें 5 टॉपिक करने हैं। सबसे पहला फ्लावर है, सेकंड प्री फर्टिलाइजेशन के स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स है, तीसरा डबल फर्टिलाइजेशन, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन के स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स, फिर लास्ट में आ गया एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में क्या आता है? आर वी नॉट लकी दैट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली? क्या हम लकी नहीं है कि जो प्लांट्स है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं? The myriads of flowers that we enjoy gazing at, the scents and the perfumes that we swoon over, the rich colors that attract us, are all there as an aid to sexual reproduction। तो अब देखो हम जो इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स देखते हैं अपने आसपास, जब हम कई गार्डन्स में जाते हैं, या जो हम परफ्यूम्स लगाते हैं, जब आप किसी से मिलने जा रहे हो अपने खास पर्सन से, तो आप क्या करते हो? या आप कभी, जब अब सर्दी आई है, अब सर्दियों में क्या आप नहाते नहीं हो, तो आप क्या लगा लेते हो साथ में? सेंट, ताकि आपसे बदबू ना आए। तो इससे बढ़िया भाई नहा लिया करो। ठीक है। तो जो वो सेंट लगाते हो, इतने बढ़िया बढ़िया, इतने फ्रेगनेंस वाले, इतने मस्त मस्त सेंट्स, ठीक है, और जो ये रिच कलर है हमारे पास फ्लावर्स के, जो आपको अट्रैक्ट करते हैं, वो सब किसकी बदौलत है भाई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही हमारे पास क्या वेरिएशंस आती है, जिससे हमें क्या ये सब कुछ देखने को मिलता है। सो फ्लावर्स डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज्ड फॉर आवर ओन सेल्फिशनेस। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब फ्लावर सिर्फ हमारे लिए नहीं बने, हमारे मतलब के लिए नहीं बने, जो फ्लावर्स है वो और भी जानवरों के लिए बने हैं। एंड जितने भी बच्चों फ्लावर है, ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स क्या शो करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये बात याद रखना, NCERT ने स्पेसिफिकली मेंशन करा है कि सभी फ्लावरिंग प्लांट्स क्या शो करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। सो इसमें कोई एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन आए तो याद रखना। So a look at the diversity of structures of the inflorescences, flowers and floral parts shows an amazing range of adaptations to ensure formation of the end product of sexual reproduction, the fruits and seeds। अब देखो बच्चों, अगर हम अब डाइवर्सिटी की बात करें, इनफ्लोरेसेंस क्या होता है बच्चों? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर,
है ना, और फ्लावर्स हो गया और फ्लोरल पार्ट्स हो गया। हमारे पास क्या इनकी जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, और हर एक एटमॉस्फेयर में, मतलब हर एक इन्वायरमेंट में देखने को मिलेगा क्या, इनकी अलग अलग चीज़ें। तो ये क्या अपने आप को अडेप्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल डेजर्ट एरिया में इनकी अडेप्टेशन कुछ और होगी, ठीक है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, टेम्परेट रीजन्स में जो इनकी अडेप्टेशन है वो कुछ और होगी। तो ये क्या अडेप्ट करते हैं, अडेप्टेशन क्यों करती है ये, ताकि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंड प्रोडक्ट है उसको बना सके। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बच्चों जो हमारे पास एंड प्रोडक्ट है वो क्या बनता है, फ्रूट्स एंड सीड्स। हम पढ़ते हैं ना कि जो हमारे पास ये कार्पल है, तो जब कार्पल की होती है बच्चों क्या हमारे पास फ्यूजन किसके साथ, विद द पोलन ग्रेन, तो हमारे पास होती है क्या, फर्टिलाइजेशन। और जब हुई फर्टिलाइजेशन तो मेरे पास जो ये बाहर की तरफ होती है ओवरी, वो कन्वर्ट कर जाता है किसमें, इनटू द फ्रूट की वॉल। और जो है अंदर की तरफ बच्चों क्या, ओव्यूल, वो कन्वर्ट कर जाती है इनटू सीड। और यही हमारे पास क्या होता है बच्चों, एंड प्रोडक्ट होता है किसका, ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस चैप्टर में अब हमने वही सीखना है वन बाय वन। क्या, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे मॉर्फोलॉजी के बारे में, उसके बाद हम लोग सीखेंगे बच्चों स्ट्रक्चर के बारे में, और उसके बाद हम लोग सीखेंगे क्या, प्रोसेस के बारे में, किसकी, ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास बच्चों क्या, फ्लावर, कि फ्लावर क्या होता है। तो देखो बच्चों, जितने मेरे पास फ्लावर है वो क्या है, एंजियोस्पर्म का एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है। तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो सब हमारे पास क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म्स होते हैं। ठीक है, सो ह्यूमन बीइंग्स हैव हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद फ्लावर्स सिंस टाइम इमेमोरियल। तो मतलब बहुत समय पहले से जो मेरे पास फ्लावर है और ह्यूमन बीइंग्स हैं, इन दोनों का आपस में एक क्लोज रिलेशनशिप है। कैसे, अब फॉर एग्जांपल किसी की शादी है या कोई घर में फंक्शन है तो क्या फ्लावर्स लगाते हैं। अब आप किसी से मिलने जा रहे हो तो आप क्या फ्लावर लेके जाओगे। अब भाई फेब्रवरी मंथ चल रहे हैं, अब यहाँ पे इतने डेज आते हैं, फ्लावर डे, वैलेंटाइन डे, ये डे वो डे। तो वहाँ पे क्या आप अपने पसंदीदा मर्द या पसंदीदा औरत के लिए क्या लेके जाते हो, यहाँ पे फ्लावर्स लेके जाते हो उसको इम्प्रेस करने के लिए। तो वो भी हमारे पास क्या हो गया भाई, एक मतलब फीलिंग्स हो गई ना, तो इमोशंस हो गया। तो वही कहा है कि एनसीईआरटी क्या बोलती है कि फ्लावर्स फ्लावर्स ही नहीं है, फ्लावर्स एक इमोशन है जो ह्यूमन बीइंग्स के साथ जुड़े हुए हैं। तो चाहे घर में फंक्शन हो, चाहे किसी से मिलना हो, चाहे कोई सोशल इवेंट हो, चाहे कोई रिलीजियस इवेंट हो, फ्लावर्स क्या यूज होते ही होते हैं। एंड फ्लावर्स क्या, एक इमोशंस है किसका, लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मोर्निंग एक्सेट्रा। ठीक है, अब एनसीईआरटी क्या हमसे क्वेश्चन पूछती है कि आप कोई भी ऐसे 5 फ्लावर्स बताओ जो हम यूज करते हैं इन ऑर्नामेंटल, मतलब सजावट के लिए 5 फ्लावर्स के नाम बताओ जो सबसे ज्यादा कल्टीवेट करे जाते हैं। तो कमेंट करके बताना। एंड सेकंड क्वेश्चन एनसीईआरटी ने क्या पूछा कि find out the names of 5 more flowers that are used in social and cultural celebrities and celebrations in your family। कि आपकी फैमिली में ऐसे कौन से फ्लावर्स हैं जो सोशल और कल्चरल सेलिब्रेशंस में यूज होते हैं। ठीक है, तो उन 5 फ्लावर्स का नाम लिखना। अब देखो भाई, ऊपर की तरफ हमारे पास क्या आ जाता है बच्चों, डायग्राम। ठीक है, तो एनसीईआरटी में जितने भी डायग्राम है वो सब आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नीचे हमारे पास क्या है, यहाँ पे स्वोलन पार्ट दैट इज ओवरी। देखो ये अंदर वाला पार्ट क्या है भाई, अंदर वाला पार्ट है कार्पल। ठीक है, तो चलो हम अंदर से छोड़ो, हम बाहर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मेरे पास क्या आता है यहाँ पे, ऐसे स्वोलन पार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, थैलमस। क्या बोलते हैं, थैलमस। उसके बाद बच्चों नीचे आया मेरे पास स्टोक, जिसको हमने क्या बोला, पेडिसल। और थैलमस से बच्चों मेरे पास क्या निकलता है, ऐसे एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों, सेपल। उसके बाद मेरे पास क्या देखने को मिलता है, फ्लावर्स के अंदर ऐसे रंग बिरंगे सुंदर सुंदर पेटल्स। ठीक है, अब फ्लावर के अंदर सेंटर की तरफ मुझे क्या देखने को मिलेगा भाई, ऐसे कार्पल। और कार्पल के आसपास मुझे क्या देखने को मिलेगा, ऐसे स्टेमन।
ठीक है। तो अब जो मेरे पास स्टेमन है वो पेटल्स के साथ भी जुड़ी हुई हो सकती है और विद थैलमस ऑल्सो। ठीक है। सो ये सारी बातें याद रखना। ठीक है। सो सबसे नीचे हमारे पास क्या है, ओवरी, उसके बाद क्या है सेपल, उसके बाद क्या है फिलामेंट, देन क्या है पेटल, फिर क्या है बच्चों एंथर, ये वाला पार्ट है एंथर, एंड ये नीचे जो लॉन्गेस्ट वाला पार्ट है ये क्या था मेरे पास फिलामेंट। और फीमेल में ये क्या है बच्चों स्टिग्मा, ये क्या है मेरे पास स्टाइल, एंड ये क्या है बच्चों हमारे पास ओवरी। ठीक है। तो ये बात याद रखना। तो चलिए अब आगे चलते हैं। सो अब हैव यू हर्ड ऑफ फ्लोरिकल्चर, क्या अब आपने फ्लोरिकल्चर के बारे में सुना है? बिल्कुल सुना है। मैंने आपको बताया था कि फ्लोरिकल्चर हमारे पास क्या है, ये वो ब्रांच है बच्चों मेरे पास बॉटनी की जिसमें हम क्या कल्टीवेशन करते हैं फ्लावर्स की। जो फ्लावर्स मार्केट में बिकते हैं उसकी क्या करी जाती है, कल्टीवेशन करी जाती है। ठीक है। सो टू अ बायोलॉजिस्ट फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रोलॉजिकल मार्वल्स एंड द साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बायोलॉजिस्ट के हिसाब से जो मेरे पास फ्लावर्स है बच्चों वो क्या है, एक मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रोलॉजिकल मार्वल्स है और साइट है किसकी, ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अर्लियर क्लासेस में बच्चों हम पढ़ के आ चुके हैं पार्ट्स के डिफरेंट फ्लावर्स, फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स, यार मैं उल्टा ही बोल गया सो सॉरी भाई। तो अर्लियर क्लासेस में हम पढ़ के आ चुके हैं फ्लावर्स के क्या डिफरेंट पार्ट्स, और इसमें क्या अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब इससे पहले क्या आप कुछ नाम बता सकते हो? कैन यू नेम द टू पार्ट्स इन अ फ्लावर इन विच द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप? क्या आप ऐसे दो फ्लावर्स के पार्ट्स के नाम बता सकते हो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है किसकी, ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? जरा सोचो दो इंपॉर्टेंट पार्ट कौन कौन से हैं जिसके बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अधूरी है। नीचे कमेंट करके बताना कि कौन कौन से पार्ट हैं। ठीक है। तो चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं सेकंड टॉपिक, दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। तो देखो, मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन अ प्लांट द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज टेकन प्लेस। अब जो हम एक्चुअल फ्लावर देखते हैं बच्चों प्लांट के ऊपर, उससे पहले ये डिसीजन हो जाता है कि फ्लावरिंग होगी या नहीं होगी। द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज टेकन प्लेस। Several hormonal and structural changes are initiated which lead to the differentiation and further development of floral primordium. अब बच्चों हमारे पास क्या प्लांट के अंदर हार्मोनल चेंज होगा और स्ट्रक्चरल चेंज होगा, जिससे मेरे पास क्या होगा बच्चों प्लांट के अंदर डिफरेंशिएशन होगी और मेरे पास फर्दर डेवलपमेंट होगी किसकी, फ्लोरल प्राइमोडियम की। मतलब फ्लोरल बड बनेंगे एंड उसके बाद क्या हमारे पास बच्चों फिर फ्लावर बनेगा। सो इनफ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड विच बियर्स दी फ्लोरल बड्स। अभी मैंने कहा कि पहले हमारे पास क्या बनते हैं, फ्लोरल बड्स बनते हैं और उसके बाद हमारे पास क्या बनते हैं बच्चों, फ्लावर्स बनते हैं। सो इन दी फ्लावर्स द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स द एंड्रोशियम एंड द गाइनोशियम डिफरेंशिएट एंड डेवलप। अब फ्लावर में बच्चों क्या होता है कि जो मेरे पास मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो मेरे पास क्या होता है, डिफरेंशिएट एंड डेवलप। मेल कौन सा होता है, एंड्रोशियम, फीमेल कौन सा होता है, गाइनोशियम। ठीक है। और एंड्रोशियम मेरे पास क्या होता है बच्चों, द एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ अ वॉर्ल ऑफ स्टेमन्स। एंड्रोशियम में मेरे पास क्या आ गया, वॉर्ल ऑफ स्टेमन्स, मतलब बहुत सारे स्टेमन्स आ गए। तो यहां से आपको एक बात पता चल गई कि स्टेमन मैं कब बोलूंगा, एक सिंगल यूनिट को, ओनली वन यूनिट। पर ग्रुप ऑफ स्टेमन मेरे पास क्या हो जाएंगे भाई, एंड्रोशियम। तो ग्रुप ऑफ स्टेमन को मैंने क्या बोल दिया बच्चों, एंड्रोशियम। याद रखना क्या बोल दिया, एंड्रोशियम। ऐसे ही मेरे पास क्या है बच्चों, गाइनोशियम, क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है। सो याद रखना ये टर्मिनोलॉजीज। अब बच्चों इसके बाद हमारे पास क्या आता है, अब हम स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज एंथर वाला पार्ट और फिलामेंट वाला पार्ट, मतलब कि स्टेमन। तो अब हमने पढ़ना है बच्चों स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन ग्रेन के बारे में। तो सुनो ध्यान से। अ फिगर 1.2a shows the two part of a typical stamen, the long and slender stalk called the filament
and the terminal generally bilobed structures called the anther। अब आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हो हमारे पास क्या स्टैमन के दो पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट बच्चों हमारे पास क्या है, ऊपर ये एंथर, एंड देन बच्चों सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, ये स्टोक, जिसको हमने क्या बोला बच्चों, फिलामेंट, ठीक है। और इस दोनों को इकट्ठे मिला के हम क्या बोल देते हैं बच्चों, स्टेमन, ठीक है। द प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर। अब जो मेरे पास ये प्रोक्सिमल एंड है किसका, फिलामेंट का, वो मेरे पास अटैच होता है किससे, थैलेमस से भी हो सकता है और फ्लावर्स के पेटल के साथ भी हो सकता है। और जो मेरे पास बच्चों नंबर है और लेंथ है स्टेमन्स की, वो क्या वेरी करती है in different species। If you were to collect a stamen each from 10 flowers and arrange them on a slide, you would be able to appreciate the large variations in size seen in nature। अगर हम किसी 10 फ्लावर के स्टेमन्स को निकाल के माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें बच्चों क्या देखने को मिलेगा, उसमें अलग अलग वेरिएशंस, मतलब बहुत ज़्यादा हमें वेरिएशंस देखने को मिलेगी उनके साइज में, उनके कलर में, उनके स्ट्रक्चर में, ठीक है। सो केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टेमन अंडर अ डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप एंड मेकिंग नीट डायग्राम्स वुड एल्यूसिडेट द रेंज इन शेप एंड अटैचमेंट ऑफ एंथर इन डिफरेंट फ्लावर्स, ठीक है। तो केयरफुल ऑब्जर्वेशन से बच्चों हम डायग्राम्स को ड्रॉ कर सकते हैं, हम डायग्राम्स की फॉर्म में देख सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। और अटैचमेंट ऑफ एंथर ऑन डिफरेंट फ्लावर्स। अब एक टिपिकल एंजियोस्पर्म का जो बच्चों एंथर है वो हमारे पास कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है, मतलब उसके पास क्या होते हैं, दो लोब्स होते हैं। हमने पढ़ा था ये एक लोब, ये सेकंड लोब, और ये मेरे पास क्या निकला नीचे से बच्चों, फिलामेंट, ठीक है। सो हर एक एंथर के पास क्या है, टू लोब है, और हर एक लोब में मेरे पास क्या, दो थैका होते हैं, इसलिए हम क्या बोल देते हैं बच्चों, इसको डाइथैकस। बताया था ना कि ऐसे हमारे पास क्या बनते हैं यहाँ पे, एक मिनट, ऐसे हमारे पास क्या बनते हैं, ये दो लोब्स, और इसीलिए हमने क्या बोल दिया इसको, बाइलोब। अब जब मैंने इसको कट किया मुझे इसके अंदर क्या देखने को मिला, इसके अंदर देखने को मिला था ऐसा कुछ स्ट्रक्चर, और ये मेरे पास एक लोब है, ये सेकंड लोब है, एंड हर एक लोब में मेरे पास बच्चों क्या था, टू थैका, मतलब ऐसी यहाँ पे स्पेस थी, सो एक थैका और ये दो थैका, इसलिए कहा हमने क्या कि दे आर डाइथैकस, कि हर एक लोब में मुझे क्या, दो थैका देखने को मिलते हैं। सो एंथर कैसा हो गया, बाइलोब हो गया और डाइथैकस हो गया। उसके बाद ऑफ्टन अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन्स लेंथवाइज सेपरेटिंग द थैका। अब मेरे पास बच्चों यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनली भी क्या, यहाँ पे ग्रूव्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स, जो क्या करता है मेरे पास, सेपरेट करता है, किसको सेपरेट करता है, इन दोनों थैका को एक दूसरे से, ठीक है। ये देखो इसके बीच में ऐसे हमें ग्रूव्स देखने को मिलती है, जो हमारे पास क्या करेगा, इसको सेपरेट करेगा, किससे, एक दूसरे से, और तभी मेरे पास क्या बनेगा भाई, डाइथैकस बनेगा। Now let us understand the various type of tissues and their organization in the transverse section of an anther. The bilobed nature of an anther is very distinct in the transverse section of the anther. The anther is a four-sided structure consisting of four microsporangia located at the corners, two in each lobe। अब बच्चों ध्यान से देखो, उन्होंने क्या कहा कि अगर मैं एंथर को ट्रांसवर्सली कट करूं तो मुझे उसका क्या देखने को मिलेगा, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, एंड उससे मैं क्या, जो एंथर है उसको अच्छे से देख सकता हूँ। अब देखो आप एंथर में देख सकते हो कि मेरे पास क्या, इसमें चार माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, ऐसे वन टू, एक मिनट रुको जरा, अगर आपको याद हो लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको बताया था माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर, जो मेरे पास क्या कुछ ऐसा होता है। सो यहाँ पे था एक, ऐसे दो, ऐसे तीन, और यहाँ चार, ठीक है। और सेंटर में हमारे पास क्या था, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू था,
ठीक है, तो यही बात ये बोल रही है भाई एनसीईआरटी कि एंथर इज फोर साइडेड स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ फोर माइक्रोस्पोरेंजिया, कि जो मेरे पास एंथर है वो कैसा है, फोर साइडेड स्ट्रक्चर, मतलब उसके पास चार साइड है, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, इसीलिए हमने उसको क्या बोल दिया, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बोल दिया। और हर एक साइड में मेरे पास क्या है, एक माइक्रोस्पोरेंजिया, तो ये मेरे पास क्या है, एक माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, तो एक लोब में मेरे पास कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए, दो माइक्रोस्पोरेंजिया, और दोनों लोब में मेरे पास कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए, चार माइक्रोस्पोरेंजिया। अब ये माइक्रोस्पोरेंजिया ही है बच्चों जो मेरे पास बाद में डेवलप कर जाता है किसमें, पोलन सैक। ठीक है, अब फिर से इस पेन को दौरा पड़ गया यार, क्या करूं मैं इस पेन का, बताओ क्या करा जाए इसके साथ। तो अब ये मेरे पास है जो क्या होगा, कन्वर्ट होगा किस में, इनटू पोलन सैक। एक मिनट जरा, ठीक है, सो ये है बच्चों मेरे पास क्या, माइक्रोस्पोरेंजिया, जो कन्वर्ट होगा किस में, इनटू पोलन सैक। ठीक है, सो अब हम कहाँ थे, द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकेम्स व्हाट, पोलन सैक, एंड दे एक्सटेंड longitudinally all through the length of an anther and are packed with pollen grains। अब ये बच्चों हमारे पास क्या होगा, longitudinally एक्सटेंड करेगा, और हमारे पास क्या, जो एंथर की लेंथ है उसका साइज भी बढ़ेगा, और ये इसके अंदर क्या हमारे पास पोलन ग्रेन्स बन के तैयार हो जाएंगे, एंड आर पैक्ड विद पोलन ग्रेन्स। अब उसके बाद बच्चों हमारे पास क्या आता है, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, तो ट्रांसवर्स सेक्शन की अगर हम बात करें एंथर की, तो जब मैंने उसको काटा तो मुझे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, कैसा, कुछ ऐसा, और इसके जो मेरे पास एक कॉर्नर वाला पार्ट है, ये सब को मिला के इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, माइक्रोस्पोरेंजिया, याद रखना। So, in a transverse section, a typical microsporangium appears near circular in outline. It is generally surrounded by four wall layers: epidermis, endothecium, middle layer, and the tapetum. And the outer three wall layers perform the function of protection and help in the dehiscence of anther to release the pollen. The innermost wall layer is the tapetum, and it nourishes the developing pollen grains. Cells of the tapetum possess dense cytoplasm and generally have more than one nucleus. अब देखो भाई इन्होंने क्या बोला, इन्होंने हमें ये बोला कि जो मेरे पास ये बाहर, मतलब कि सबसे पहले तो ये समझो कि एक माइक्रोस्पोरेंजियम में मेरे पास कितनी लेयर्स होती है, चार लेयर्स होती है, एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडल लेयर और टैपेटम। तो जो बाहर की मेरे पास ये तीन लेयर है बच्चों, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है हमारे पास प्रोटेक्शन करना और हेल्प करना इन डाइसेंस। और जो मेरे पास ये इनर मोस्ट लेयर है, इसका बच्चों काम क्या होता है, इसका काम होता है नरिशमेंट देना, किसको, टू दी डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। ठीक है, देन उसके बाद बच्चों क्या बोला हमें एनसीईआरटी ने, एनसीईआरटी ने बोला कि जो मेरे पास टैप्टम के सेल्स हैं, जो टैप्टम के सेल्स हैं, उनके पास जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा होता है, डेंस होता है, एंड इसके पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। हमने पढ़ा था कि ये मेरे पास कैसी होती है, ये बाई न्यूक्लियट हो सकती है, और इसमें मतलब दो से ज़्यादा न्यूक्लियस भी हो सकते हैं। तो अब आपसे एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछती है क्या, कि आप सोच सकते हो कि टैप्टल सेल्स बाई न्यूक्लियट कैसे बने। ठीक है, तो इसके बारे में सोचना एंड मुझे आंसर करके बताना टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, शाम के टाइम वहाँ पे आएंगे, थोड़ी डिस्कशन करेंगे, और आप लोग मुझे आंसर करके बताना कि वाई टैप्टल सेल्स बिकम बाय न्यूक्लिएट, कि वो कैसे बनते हैं बाय न्यूक्लिएट। ठीक है, तो याद रखना, मतलब ये वाली चीज़, ये कि जो हमारे पास ये टैप्टम सेल्स है, इनका जो साइटोप्लाज्म है एक तो वो डेंस है, और इनके अंदर जो मेरे पास न्यूक्लियस है वो एक से ज़्यादा न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। ठीक है, डैट मीन्स कि इसको नरिशमेंट देनी है, इसलिए क्या इसका जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस है, सिंपल सी बात है। देन बच्चों उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखो, एक मिनट,
यहाँ थे हम. So when the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cells called the sporogenous tissue occupies the center of each microsporangium. अब जब एंथर यंग होता है, यंग एंथर में मुझे सेंटर की तरफ क्या देखने को मिलते हैं बच्चों? सेल्स देखने को मिलते हैं. यहाँ बच्चों ये मेरे पास क्या यंग एंथर है. सो यंग एंथर के सेंटर में यहाँ पे इस तरफ मुझे क्या देखने को मिलेंगे? कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनियस सेल्स, जिनको हम बच्चों क्या बोलेंगे? स्पोरोजिनस टिश्यू. और यही वो टिश्यू है जो बाद में डिफरेंशिएट कर जाता है, ग्रो कर जाता है इनटू माइक्रोस्पोर मदर सेल, और इसी को हम क्या बोल देते हैं? पोटेंशियल पोलन. ठीक है, याद हो हमने पढ़ा था. एक मिनट, हाँ ये रहा मेरे पास स्पोरोजिनस टिश्यू. ये मेरे पास क्या हुआ बच्चों? ग्रो हुआ और ट्रांसफॉर्म हुआ किस में? इनटू दी पीएमसी और एमएमसी, जिसकी प्लॉइडी मेरे पास क्या होती है? 2n. सो ये मेरे पास क्या होते हैं बच्चों? डिप्लॉयड होते हैं, याद रखना. सो ये भी डिप्लॉयड है एंड ये भी डिप्लॉयड है, और ये बाद में बाय मियोसिस कन्वर्ट कर जाते हैं इनटू पोलन ग्रेन्स. ठीक है, कैसे? बाय मियोसिस. सो ये बात याद रखनी है. चलिए आगे, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे. सो अब बच्चों स्टार्ट करेंगे क्या? नाउ वी विल गोना स्टार्ट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. सो एज द एंथर डेवलप्स, the cells of sporogenous tissue undergo meiotic division to form microspore tetrad. हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे एंथर डेवलप होगा, मेरे पास जो स्पोरोजिनस टिश्यू है बच्चों, वो अंडरगो करेगा क्या? म्यूटिक डिवीजन, और मेरे पास क्या फॉर्म कर लेगा? माइक्रोस्पोर टेट्राड. देखो वैसे अब यहाँ पे मेरे पास क्या, जो पीएमसी है उसकी म्योसिस हुई, और मेरे पास बच्चों यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाता है? स्पोर टेट्राड. ठीक है, देन उसके बाद एनसीईआरटी ने क्या बोला कि क्या आप लोग गैस कर सकते हो कि जो टेट्राड है उसकी प्लॉइडी क्या होगी? अभी तो वो मैंने आपको दिखाई दिया कि क्या होगा मेरे पास? बाय मियोसिस एन बनेगा, 2n 2n बनते हैं, तो जो मेरे पास वहाँ पे टेट्राड बनेगा वो कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा. ठीक है, चलिए आगे. सो उसके बाद क्या? as each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad, and each one is a potential pollen or microspore mother cell. The process of formation of microspores from a pollen mother cell through meiosis is called microsporogenesis. अब इन्होंने क्या कहा कि जो मेरे पास यहाँ पे हर एक स्पोरोजिनस टिश्यू के पास पोटेंशियल है किस में डेवलप होने का? माइक्रोस्पोर मदर सेल में. ठीक है, और फिर ये जो हमारे पास माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये क्या कर जाता है हमारे पास? बाय मियोसिस डेवलप कर जाता है इनटू पोलन ग्रेन्स. तो जितने भी माइक्रोस्पोर मदर सेल है उनके पास क्या होता है? पोटेंशियल होता है किस में? डेवलप होने का इनटू पोलन ग्रेन्स. और इसी प्रोसेस को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. ठीक है, समझ में आया? तो पोलन मदर सेल्स का डेवलपमेंट होना फ्रॉम द पोलन मदर सेल्स थ्रू माइक्रोस्पोर्स इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. याद रखना. अब माइक्रोस्पोर्स मेरे पास बच्चों क्या होते हैं? अरेंज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स, और जिसको हम क्या बोल देते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड बोल देते हैं. ठीक है, सो याद रखना, जिसको हमने क्या बोला? माइक्रोस्पोर टेट्राड बोला. अब as the anther mature and dehydrate, the microspore dissociate from each other and develops into pollen grains. अब जैसे जैसे मेरे पास एंथर मैच्योर होगा और डिहाइड्रेट करेगा, तो जो मेरे पास बच्चों माइक्रोस्पोर है वो डिसोशिएट कर जाएगा एक दूसरे से और डेवलप कर जाएगा इनटू पोलन ग्रेन्स. बिल्कुल ऐसे. अब स्पोर टेट्राड था, मेरे पास 4 स्पोर्स बने थे, और हर एक जो मेरे पास माइक्रोस्पोर है बच्चों, वो क्या? मैच्योर होगा और डिहाइड्रेट कर जाएगा इनटू दी पोलन ग्रेन, और फाइनली मेरे पास लास्ट में क्या बन के तैयार हो जाएगा? ऐसे पोलन ग्रेन, जिसके बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं. देन उसके बाद बच्चों, inside each microsporangium several thousand of microspores or pollen grains are formed that are released with the dehiscence of anther. अब हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम में मेरे पास कम से कम हजारों में माइक्रोस्पोर्स बनते हैं और पोलन ग्रेन्स बनते हैं.
ठीक है, जो बाद में क्या रिलीज हो जाते हैं विद द डेhiscence ऑफ एंथर। ठीक है, अब बच्चों इसके बाद हमारे पास क्या आया, पोलन ग्रेन। सो द पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। If you touch the open anther of hibiscus or any other flower, you would find deposition of yellowish powdery pollen grains on your fingers. And sprinkle these grains on a drop of water taken on a glass slide and observe under microscope. You will really be amazed at the variety of architecture, sizes, shapes, colors, designs seen on the pollen grains from different species. अब एनसीईआरटी बोलती है कि पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं। अब उसने कहा कि जो हमारे पास बच्चों पोलन ग्रेन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द मेल गैमेटोफाइट। और आपने कभी हिबिस्कस प्लांट देखा है, जिसको हम चाइना रोज भी बोलते हैं। कभी हिबिस्कस प्लांट के एंथर को मतलब अपने हाथ में लेके थोड़ा सा ऐसे रब करना, तो जब आप उसको रब करोगे तो येलो कलर का पाउडर आपके हाथों पे लग जाएगा। तो जो वो येलोइश पाउडर लगेगा वो क्या होगा, आपके पास पोलन ग्रेन्स होंगे। ठीक है, फिर उस ग्रेन्स को क्या करना है, आपको ग्लास स्लाइड के ऊपर रखना है और उसके ऊपर क्या, एक पानी की ड्रॉप को डाल देना है और फिर उसको आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है अंडर द माइक्रोस्कोप। एंड यू विल बी रियली अमेज्ड, और आप क्या चौंक जाओगे उसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देख के। ठीक है, तो ऊपर हमारे पास क्या एनसीईआरटी ने कुछ हमें इमेजेस दी है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ऑफ डिफरेंट पोलन ग्रेन्स। तो अब देखो भाई कितना सुंदर लग रहा है यार, ये देखो ज़रा, ये पिंक कलर का, ये हमारे पास अच्छा ये बताओ कि जो मेरे पास ये यहाँ पे सेल्स है, ये पोलन ग्रेन्स होंगे या जो ये सेल है ये होंगे पोलन ग्रेन्स, ज़रा मुझे बताना। ठीक है, इनमें से पोलन ग्रेन्स कौन से होंगे। और बाकी यहाँ पे क्या आप डिफरेंट इमेजेस देख सकते हो ऑफ द पोलन ग्रेन्स, कि हमारे पास कितने सुंदर सुंदर पोलन ग्रेन्स है भाई। तो जो चीज़ आपको दिखती नहीं है वो भी इतनी सुंदर है। तो यहाँ से आप लोग सोच सकते हो कि नेचर कितनी लाजवाब है, कितनी परफेक्शन से नेचर हर एक चीज़ बनाती है ना। तो इन बातों को याद रखना। अब देखो भाई, ठीक है, सो बच्चों अब यहाँ पे देखो इस इमेज में, यहाँ ए वाली जगह में आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास क्या शो कर रखा है, यहाँ पे इन्होंने डायग्राम दिखा रखा है हमें टेट्राड का, जो माइक्रोस्पोर टेट्राड बना था, है ना। और यही मेरे पास क्या फॉर्म करेगा भाई, आगे जाके पोलन ग्रेन फॉर्म करेगा। सो चलिए बच्चों, आज के लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि काफ़ी लेंथी हो जाएगा, वरना आई थिंक आप भी बोर हो गए होंगे, बिकॉज एनसीईआरटी है ही ऐसे यार। तो पर कोई बात नहीं भाई, एनसीईआरटी ही हमारा एक रामबाण है जो हमारे पास है, जो हमें नीट क्रैक करवा सकता है। ठीक है, तो इसको पढ़ते रहना है एंड बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, सो चाहे कुछ भी हो, यू हैव टू रीड इट कम से कम 4 से 5 बार। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी। तब तक के लिए पढ़ते रहो, हंसते रहो और मुस्कुराते रहो। बाय बाय, टेक केयर।